देखिए, गुरुवार को संसद के बाहर जो धक्का मुक्की कांड हुआ, अब कांग्रेस और बीजेपी उस पूरे मामले में आमने सामने हैं। इस पूरे विवाद के पीछे संसद में गृह मंत्री अमित शाह का संविधान निर्माता अंबेडकर को लेकर दिया गया बयान है। राष्ट्रीय राजनीति में आने के पूरे 10 साल के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह के खिलाफ विपक्ष ने इस तरह की घेराबंदी की है। ये पहला मौका है जब अमित शाह के किसी बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। तो चलिए देखते हैं कि चक्रव्यूह में फंसे चाणक्य की कहानी। नहीं चाहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी करो। ये पूरा राजनीतिक घमासान मंगलवार शाम को देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर है जो वो अंबेडकर की विरासत पर दे रहे थे। कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अंबेडकर पर दिए अमित शाह के बयान के एक हिस्से को कांग्रेस उनका अपमान बता रही है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं। ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। आपको इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अमित शाह बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के आरोप और पूरे विवाद पर अपनी बात रख चुके हैं। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर। लेकिन कांग्रेस बाबा साहेब आम्बेडकर के मुद्दे पर अमित शाह को घेर रही है और इस पूरे घमासान के बाद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चक्रव्यूह में घिरते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने तक तैयार थे, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। यही उनके घमंड और अहंकार को दर्शाता है। एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। लेकिन ये अमित शाह है जो पहले भी कई बार चक्रव्यूह में घिर चुके हैं और उसे तोड़ भी चुके हैं। चुनौतियों का ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना हर किसी के लिए नामुमकिन माना जाता था। 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का मुद्दा हो या फिर यूसीसी को लेकर मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, बीजेपी के कठिन संकल्पों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का जिम्मा अमित शाह के कंधों पर ही होता है। पूरे देश में हम यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे और ये 1950 से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हम पर जिम्मेदारी डाली है। ये देश पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं चले। पिछले 10 साल से जब से केंद्र में मोदी सरकार ने कमान संभाली है, तब से हिंदुस्तान ने अमित शाह को जिस तरह से समझा है वो कुछ ऐसा है। अमित शाह होने का मतलब है जीत, अमित शाह होने का मतलब है जुनून, और अमित शाह होने का मतलब है जिद। इसलिए एग्रेसिव हूं
कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। तीन 370 को हटाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे अमली जामा पहनाने का काम अमित शाह ने किया था। और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के 5 साल बाद अमित शाह ने संसद में सीना ठोक कर बताया था कि कैसे पत्थर तो क्या घाटी में कंकड़ तक नहीं चले। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ राजनीति की दुनिया में अमित शाह को उनके अलग अंदाज और दो टूक लहजे के लिए जाना जाता है। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। सड़क हो या फिर संसद, अमित शाह कभी जवाब देने से पीछे नहीं हटते। और जैसा कि आप देख रहे हैं, संसद के बाहर या फिर सदन के भीतर अमित शाह विपक्ष और खासकर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है, और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मान्यवर, तो विपक्ष को अमित शाह को घेरने का ऐसा मौका मिला है जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान को आधार बनाया गया। दरअसल अमित शाह बीजेपी की वो आवाज हैं जो ना तो सिर्फ पार्टी की विचारधारा को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, बल्कि देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर काबिज होने की वजह से उन्हें बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए भी जाना जाता है। हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती। परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया। मैं उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही। क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? 3 तलाक पर कानून बनाकर बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। और गृह मंत्री ने ये भी बता दिया है कि बीजेपी देश में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता ला कर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। अमित शाह मोदी के दाहिने हाथ की तरह काम करते हैं। अमित शाह सरकार का वो मजबूत स्तंभ है जो बीजेपी के किए हर वादे को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अमित शाह सिर्फ सरकार को चलाने में अहम भूमिका नहीं निभाते, बल्कि राज्य से लेकर लोकसभा चुनावों तक जीत की रणनीति बनाने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। मैं महाराष्ट्र की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ पढ़ पाता हूँ, यहाँ महायुति की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह को सियासत का शहंशाह भी कहा जाता है, क्योंकि अमित शाह बीजेपी की जीत के लिए चुनावी बिसात बिछाने के माहिर माने जाते हैं। 26 की 26 सीटों पर कमल फिर से खिलेगा और ज्यादा बहुमत के साथ खिलेगा। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि वो नतीजा देकर दिखाते हैं कि बाजी कैसे पलटती है और कैसे हवा का रुख भांपने में लोग गलती कर जाते हैं। 23 तारीख को गाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला। अरे हवा का रुख भांपने में 2014 में गलती हुई थी, जब किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा उत्तर प्रदेश से आया था, जब बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज की थी। इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। और शायद अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। अमित शाह पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया था और नतीजों ने अमित शाह को मजबूती से स्थापित करने का काम किया। 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। इसके बाद अमित शाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।